हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जो हमारा सीरीज़ चल रहा था एमपीपीएससी का, जो हम हल पेपर कर रहे थे मुख्य परीक्षा का 2018 का। एक्चुअली में फ्रेंड्स क्या है, हमारे पास प्रीलिम्स के लिए हमारे पास एग्ज़ाम बुक्स भी मिल जाती हैं, जिसमें हम प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर्स के पेपर देख सकते हैं। मुख्य परीक्षा के सॉल्व पेपर मिल तो जाता है, लेकिन वहाँ बहुत लेंदी दिया होता है। जो हमको कंटेंट देना होता है या जो हमको एग्ज़ाम में लिखना होता है, जिस प्रकार से लिखना होता है, वो वहाँ पे नहीं दिया होता। आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ये लेके आई हूँ। 2018 का पूरे प्रश्न पत्रों का हम पेपर सॉल्व करेंगे। देन हम 2017, 2016, 2015, 2014 इस प्रकार से हमारी ये पूरी सीरीज़ चलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा भाग 3 है। इसके पहले हम भाग 1 और भाग 2 कर चुके हैं, जिसमें एक वीडियो में मैंने पूरा 3 मार्कर कराया था प्रश्न पत्र फर्स्ट का पार्ट 1 का, और दूसरे वीडियो में हमने 5-6 नंबर के प्रश्न किए थे। आज भी हम 5-6 नंबर के प्रश्न करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप 2020 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो यही आपको थोड़ा बहुत कम करके ही आपको 2020 में लिखना है, क्योंकि आप 50 शब्दों में अपना आंसर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आपको लिखना तो लगभग 1 पेज ही पड़ेगा। ये जो इसमें मैं अभी फ़्लो चार्ट बनाऊंगी, करेंट डाटा इंक्लूड करूंगी, और बहुत अच्छे से मैंने तैयार किया हुआ है, तो जिससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे व्हाट्सएप के पेड ग्रुप हैं। ये हर सब्जेक्ट वाइज है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग है। मतलब मेरे 25 समथिंग फाइलें हैं, और 25 समथिंग फाइल्स के 21 ग्रुप हैं। 21 ग्रुप इसलिए हैं क्योंकि जो एमपी की 4 फाइलें हैं, उनका एमपी स्पेशल करके एक ग्रुप है। तो उसमें एमपी का कंटेंट प्रदान किया जाता है समय समय पर, और ये हर सब्जेक्ट का टोटल वाइज है, टॉपिक वाइज है, और यहाँ पे आपकी तैयारी होती रहेगी। इसके पहले हमने ई तक के क्वेश्चन कर लिए थे। आपने मेंस दिया है तो आपको पता होगा, ऐसे इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, ABCD लिखा हुआ होता है। तो 2D तक हमने कर चुके थे। मतलब हम 6 नंबर के 5 प्रश्न कर चुके थे, और आज हम छठे प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। दीन ए इलाही के स्वरूप और उसके महत्व का उल्लेख करो। देखिए फ्रेंड्स, मैंने किस हिसाब से, सबसे पहले मैंने उसका थोड़ा सा इंट्रो लिख दिया, फिर उसके पूरे सिद्धांत लिख दिया, और फिर उनका निष्कर्ष लिख दिया है। तो दीन ए इलाही के बारे में पढ़ते हैं। इनकी स्थापना हुई थी, दीन ए इलाही धर्म की हुई थी मार्च 1582 में। मार्च 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना हुई। दीन ए इलाही का अर्थ क्या होता है? दीन ए इलाही का अर्थ होता है ईश्वर का धर्म। इसका स्वरूप क्या था? तो इसमें क्या, किस प्रकार का था, मतलब तो सभी धर्मों की अच्छी बातों को इसमें सम्मिलित किया गया। मतलब इसमें सभी धर्मों का सार था। तो ये इसका स्वरूप हो जाएगा। स्थापना 1582 में, दीन ए इलाही मतलब ईश्वर का धर्म, स्वरूप सभी धर्मों की अच्छी बातों को सम्मिलित किया, और सभी धर्मों का सार। एक और बात बताऊं फ्रेंड, मैं दीन ए इलाही की लिखी हुई नहीं है, क्योंकि हमको 6 नंबर में लिखना था। अकबर चाहता तो पूरे भारत को, पूरे विश्व के जिस पे उनकी चलती थी, इसमें कर बना लेता, अपने अनुयायी बना लेता। लेकिन अकबर का मानना था कि वो ये धर्म किसी पे थोपना नहीं चाहता था। वह चाहता था कि स्वेच्छानुसार ही लोग इसमें आए। तो इसी कारण इसकी जो संख्या थी, इसकी बहुत कम थी। इसके अनुयायी कितने थे? 18 थे। अब जो ये सिद्धांत हैं वो इसी के दीन ए इलाही के अनुकूल है। तो क्या है इसके सिद्धांत दीन ए इलाही के? ईश्वर एक है। दीन ए इलाही का अनुयायी करने वालों के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अकबर से दीक्षा लेना अनिवार्य था। अनुयायी अकबर को सिजदा करेंगे, मतलब साष्टांग प्रणाम करेंगे। अनुयायी सूर्य व अग्नि की पूजा करेंगे। प्रत्येक अनुयायी अपने जन्मदिन पर भोज कराएगा। श्राद्ध को जीवित रहते करना होता था। अनुयायी को दान व उदारता का पालन करना होता था। अनुयायी को इच्छानुसार जलाया या दफनाया जा सकता था। निष्कर्षतः यह कोई धर्म नहीं था, वरन अनेक धर्मों का मिश्रण था, और अकबर की मृत्यु के साथ ही इसका पतन हो गया। तो इस प्रकार से हमने ये दीन ए इलाही धर्म के बारे में लिख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक दोहन की व्याख्या कर इसके कारणों को लिखो। आर्थिक दोहन की व्याख्या करके इसके कारणों को लिखो। फ्रेंड्स, अगर आप इसका हार्ड कॉपी चाहते हैं
तो अगर आप इसका सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं पूरे पेपर्स का 2014 से मेरे हैंड रिटन जो हैं, तो आपको अगर इसका सॉफ्ट कॉपी तो प्रोवाइड नहीं होगा। सॉफ्ट कॉपी के जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं मेरे ग्रुप में, तो वो आपको यहाँ वहाँ पे हर सब्जेक्ट वाइज दिया जाता रहेगा। जैसे कि ये मॉडर्न हिस्ट्री का है तो मॉडर्न हिस्ट्री के ग्रुप में ये डाल दिया जाएगा। लेकिन आपको एक पूरा का पूरा फाइल चाहिए, पूरे पेपर्स का सॉल्व पेपर लेना है, तो वो आपको 1200 रुपये का रहेगा, जो आपके घर पहुँचेगा हार्ड कॉपी, जिसमें आपके 2014 से 2018 तक के सभी सब्जेक्ट का सभी पेपर रहेगा, जो भी हर पेपर वाइज रहेगा। जैसे कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के पूरा पेपर एक साथ, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के पूरे पेपर एक साथ तो रहेगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मेरे सभी नोट्स तैयार हैं, आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं, जिनकी हार्ड कॉपी में प्राइस 8500 रुपये है और सॉफ्ट में 5200 रुपये है। हार्ड में आपको इसलिए फ़ायदा है क्योंकि ये 4 से 5000 पेजेस है। अगर आप कॉपी कराएंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए मुझे भी खुद ही कॉपी कराना पड़ता है, तभी मेरे को 8500 रुपये समथिंग मैं इसका चार्ज है। और कुरियर भी 10 से 11 किलो वजन हो जाता है तो कुरियर भी आपका 1000 समथिंग लग जाता है। आर्थिक दोहन में क्या लिखेंगे? आर्थिक दोहन का जो आपने सुना होगा, प्रीलिम्स में किया होगा या आप मेंस दिए होंगे तो आप जानते होंगे कि दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, उन्होंने ही इसके कारण बताए थे। तो क्या होता है आर्थिक दोहन? हम पढ़ते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन के समय भारतीय उत्पाद का वह हिस्सा तो जनता के उपयोग के लिए नहीं था, मतलब ऐसा भारत का जो उत्पाद था वो हिस्सा जो भारत उपयोग नहीं करता था, भारत की जनता उपयोग नहीं करती थी, तथा जिसका प्रवाह इंग्लैंड की ओर हो रहा था, तथा जो कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड की ओर जा रहा था, जिसके बदले में भारत को कुछ नहीं प्राप्त नहीं था। इसके बदले में भारत को कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं थी। दादा भाई नौरोजी ने उसे धन निष्कासन या आर्थिक दोहन की संज्ञा दी। तो भारत में ब्रिटिश शासन के समय भारतीय उत्पाद का वह हिस्सा जो जनता के उपभोग के लिए नहीं था तथा जिसका प्रवाह इंग्लैंड की ओर हो रहा था, जिसके बदले में भारत को कोई भी आय प्राप्त नहीं थी। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, भारत को कोई भी आय प्राप्त नहीं थी। दादा भाई नौरोजी ने उसे धन निष्कासन या आर्थिक दोहन की संज्ञा दी। अब दादा नौरोजी ने इसके 6 कारण बताए। ये 6 कारण कौन से हम देख लेते हैं। भारत के विदेशी नियम और प्रशासन, भारत में अब विदेशी थे तो उन्होंने अपने नियम बनाए थे। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक धन और श्रम विदेशियों द्वारा लाया गया, तब भारत ने विदेशियों पर ध्यान नहीं दिया गया। जब लाया गया तब भारत तो अपने में ही रहते हैं शुरू से, तो किसी पे ध्यान दिया ही नहीं। भारत द्वारा ब्रिटेन के सभी नागरिकों के प्रशासन और सेना के खर्च का भुगतान किया गया था। भारत अंदर और बाहर दोनों क्षेत्रों के निर्माण का भार उठा रहा था। देश में मुक्त व्यापार को खोलने से अधिक लाभ मिल गया था। विदेशी भारत से जो कमाते थे वो ब्रिटेन भेज देते थे। निष्कासतः आर्थिक दोहन के कारण भारत में पूंजी संचय नहीं हो सका और गरीबी बढ़ती गई। तो इस प्रकार से हम आर्थिक दोहन की पहले हमने परिभाषा लिख देंगे, फिर उसके कारण लिख देंगे और फिर निष्कर्ष लिख देंगे। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा का संक्षिप्त विवरण दो। किसका? बिरसा मुंडा का संक्षिप्त विवरण दो। बिरसा मुंडा आंदोलन का। बिरसा मुंडा तो अगर बिरसा मुंडा के बारे में भी आए तो आप ये स्टार्टिंग के जो 3-4 लाइनें हैं वो लिख दीजिएगा। 2H हमारा ये क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दो। तो मुंडा जो है बिहार की एक प्रमुख जनजाति है और ये जो आंदोलन हुआ था वो 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ था, चला था ये 19वीं शताब्दी के अंत तक। तो मुंडा बिहार की एक प्रमुख जनजाति। अब ये जो बिरसा मुंडा आंदोलन था इसका उद्देश्य क्या था वो हमें लिखना है। तो दिकू जमींदारों द्वारा हत्याए गए आदिवासियों की कर मुक्त भूमि की वापसी, जिसके लिए आदिवासी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। इसका उद्देश्य क्या था? दिकू जमींदारों ने जो आदिवासियों की भूमि ले ली थी उसको वापसी करना था, इसके लिए आदिवासी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। नेतृत्व किसने किया? तो नेतृत्व बिरसा मुंडा द्वारा किया गया। वह आदिवासियों की दयनीय हालत को देखकर उन्हें जमींदारों और ठेकेदारों के अत्याचार से मुक्ति दिलाना चाहता था, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को उग्र बनाने के लिए अधिक नवयुवकों को संगठित किया। 1895 में 7000 आदिवासियों ने संगठित होकर शोषण के विरुद्ध विद्रोह किया। यह विद्रोह लगभग 5 वर्षों तक चलता रहा। बिरसा की मृत्यु के बाद ही यह शांत हुआ। फ्रेंड्स, जो MPPSC की सॉल्व पेपर होता है, अगर हम 5-7 सालों के पेपर लगा लेते हैं तो हमारा करीब 60 to 70% जो मेंस की जो स्ट्रेटजी है, मेंस के आंसर्स हैं, हमको समझने में बहुत हेल्प मिलती है। इवन बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। हम खुद ही पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। कुछ ही क्वेश्चन है जो नए आते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन है और कुछ जो नए भी आते हैं वो उन्हीं से ही संबंधित आते हैं।
निष्कर्षतः भारत की अधिकांश जनजातियों में जब किसी तरह की राजनीतिक चेतना नहीं थी, उस समय मुंडा विद्रोह एक सशक्त राजनीतिक घटना के रूप में हमारे सामने आया था। यह विद्रोह मुंडा जनजाति की राजनीतिक चेतना का प्रतीक है। तो इस प्रकार से हमने मुंडा विद्रोह के बारे में लिख दिया। अब हमारा है कुंवर सिंह पर टिप्पणी लिखो। मैंने पहले बोला था अगर हम कुछ 6 या 5 नंबर में लिखें तो कोशिश हम ये करेंगे कि हम जितना पॉइंट में लिख सकें अगर हो पा रहा है तो। कुंवर सिंह ये बिहार में जगदीशपुर से बिलोंग करते थे और इन्होंने 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें योगदान दिया था, ये हमको पता ही है। अब हम इनके बारे में लिखते हैं। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे, अन्याय विरोधी थे और स्वतंत्रता प्रेमी थे। जन्म 1777 जगदीशपुर में हुआ। बिहार जगदीशपुर से क्रांति का इन्होंने नेतृत्व किया। ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने कहा है इनके बारे में, क्या इनकी सबसे बड़ी खासियत है, इन्होंने जब लड़ाई में कूदे तब इनकी उम्र 80 वर्ष की थी। 80 वर्ष की उम्र में भी इन्होंने बहुत वीरता से सामना किया था। तो इसलिए ब्रिटिश इतिहासकार होम्स उन्होंने इनके बारे में लिखा है कि उस बूढ़े राजपूत ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अद्भुत वीरता और आन बान के साथ लड़ाई लड़ी। यह गनीमत थी कि वह युद्ध के समय कुंवर सिंह की उम्र 80 वर्ष थी। अगर वह जवान होते तो शायद अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता। 26 अप्रैल 1858 को इन्होंने वीरगति को प्राप्त किया। 26 अप्रैल 1858 को इन्होंने वीरगति प्राप्त करी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कुंवर सिंह पर टिप्पणी लिखते हैं। अब हमारा है रामकृष्ण मिशन के, ये 2J वाला क्वेश्चन है। रामकृष्ण मिशन के सामाजिक शैक्षणिक योगदान का विस्तृत वर्णन करो। तो सबसे पहले हमने इसकी स्थापना लिखेंगे, इस उद्देश्य लिखेंगे और फिर हम ये इस प्रकार से योगदान लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं रामकृष्ण मिशन के सामाजिक शैक्षणिक योगदान। तो स्थापना कब हुई थी रामकृष्ण मिशन की? 1887 में हुई थी। स्थापक कौन थे? 1897 स्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। 1897 में स्थापना हुई। स्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। उद्देश्य क्या था इसका? तो इसका उद्देश्य 1897 कर लीजिएगा उसको। इस उद्देश्य क्या था? तो पश्चिम के स्वतंत्र तथा जनतंत्र के साथ पूर्व में अध्यात्म का समन्वय करना। पश्चिम के स्वतंत्र तथा जनतंत्र के साथ पूर्व में, मतलब पश्चिम के जो स्वतंत्र और जनतंत्र थे उसका पूर्व में समन्वय करना। वो पूरे विश्व को एक करना चाहते थे। इन्होंने सर्वधर्म एकता का संदेश दिया। इन्होंने क्या कहा? सभी धर्म एक से रहे। अब इनका शैक्षणिक योगदान क्या है? सामाजिक शैक्षणिक योगदान। तो देश विदेश में आध्यात्मिक एवं वेदांत के सिद्धांतों का प्रचार करके हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। दलितों और निर्धनों के लिए शिक्षा संस्थान, चिकित्सालय, अनाथालयों की स्थापना की। अकाल, बाढ़, प्राकृतिक विपदा में मिशन कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से सहायता की। निस्वार्थ कार्यों से भारतीय संस्कृति को प्रतिष्ठित किया। देश विदेश में रामकृष्ण मिशन शाखा कार्यालय की स्थापना करके उपदेश को फैलाया। निष्कर्षतः विश्व मिशन द्वारा हिंदू धर्म को विश्व धर्म बनाने की कोशिश की। इस प्रकार से हम ये रामकृष्ण मिशन के बारे में, उनकी स्थापना कब हुई, स्थापक कौन थे, उद्देश्य क्या था, सामाजिक शैक्षणिक उसके योगदान। अब ये फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल। मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड इसी प्रकार का ये अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, इसके बाद हमारे 15 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और हमारा 2018 का पार्ट का कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम ज्योग्राफी वाला स्टार्ट करेंगे विथ मैप विथ डायग्राम। आप मेरे नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। नोट्स में सिलेबस वाइज पूरे टॉपिक हैं और जहाँ पे मैप की ज़रूरत है ज्योग्राफी में मैप दिया हुआ है, जहाँ पे फ्लो चार्ट दिया हुआ है, हर आंसर्स फ्रेम किया हुआ है, तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।